Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video and this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Geology, Government Loya Postgraduate College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In today's lecture series of cell biology, I will deliver my talk on structure, composition and functions of centriole. प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, आज की इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला में सेंट्रियोल पे मैं आपसे चर्चा करूंगा. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक सेंट्रियोल. अब सेल में कई तरह के ऑर्गेनेल्स पे अपन ने जैसे चर्चा की, गोल्जी बॉडी पे, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पे, लाइसोसोम पे, राइबोसोम पे, माइटोकॉन्ड्रिया पे, क्लोरोप्लास्ट पे, न्यूक्लियस पे. अब इसमें आपने देखा कि कुछ ऑर्गेनेल तो ऐसे हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरे हुए हैं, जैसे लाइसोसोम, वैक्यूल्स हैं. कुछ ऑर्गेनेल ऐसे हैं जो डबल मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है. कुछ रचनाएं ऐसी है जिसमें कोई मेम्ब्रेन्स नहीं पाई जाती है, जैसे राइबोसोम पे अपने डिस्कस किया, जिसको सेल पार्टिकल्स का नाम दिया था. राइबोसोम पे कोई सेल मेम्ब्रेन्स नहीं है. इसी तरह ये जो सेंट्रियोल है, इसमें भी कोई सेल मेम्ब्रेन्स नहीं होती है, लेकिन सेंट्रियोल का होना बहुत ज़रूरी है. सेल डिवीजन में इसका बहुत बड़ा रोल है, स्पर्म की फॉर्मेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है. और इसके अलावा जितने भी सिलिएटेड एनिमल्स हैं, फ्लैजिलेट एनिमल्स हैं, उनमें सिलिया और फ्लैजला की उत्पत्ति इसी रचना से होती है. तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सेल ऑर्गेनेल है एक सेल का. अब इसको सेल सेंटर के नाम से भी जाना जाता है. इस टॉपिक को मैं वही 3 पार्ट में कंप्लीट करूँगा. सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर, फिर इसका केमिकल कंपोजिशन और फिर इसके द्वारा संपादित होने वाले कार्य. लेकिन स्ट्रक्चर से पहले कुछ फंडामेंटल जो कंसेप्ट है, फंडामेंटल इसका जो पार्ट्स है डिस्कवरी का है, जैसे शेप और साइज है, लोकेशन है. तो कुछ जनरल जो बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा. तो सेल में जो सेंट्रियोल होता है, इसको जनरली सेल सेंटर के नाम से जाना जाता है. इट इज़ जनरली कॉल्ड एज सेल सेंटर. अब इंटरफेज स्टेज जब होती है तब ये सिंगल होता है, और सिंगल जब होता है तो इसको सेंट्रोसोम का नाम दिया जाता है. जो ही सेल डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगी, ये इनकी संख्या 2 हो जाती है, और संख्या तब जो हो जाती है तब इसको सेंट्रियोल का नाम दिया जाता है. तो वैसे देखें तो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल एक ही चीज़ है, केवल डिफरेंस क्या हुआ, सेंट्रियोल जो होगी ये सेल डिवीज़न के दौरान डेवलप होगी और इनकी संख्या 2 हो जाती है. 2 संख्या होने के कारण इसको डिप्लोसोम के नाम से भी जाना जाता है. ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट बिकम्स 2 in number, therefore it is also called as डिप्लोसोम. क्योंकि सेल में ये 2 छोटे ग्रैन्यूल्स के रूप में, 2 कणिकाओं के रूप में ये दिखाई देता है. और इसी सेंट्रियोल से सीलिया की उत्पत्ति होती है, फ्लैजला की उत्पत्ति होती है. तो सीलिया और फ्लैजला का जो बेसल पार्ट है, जिसे कसाविका की उत्पत्ति हो रही है, सीलिया की उत्पत्ति हो रही है, वहाँ पर भी इसको अलग टर्मिनोलॉजी का नाम दिया जाता है. इसको जैसे बेसल बॉडी के नाम से भी जाना जाता है, बेसल ग्रेन्यूल के नाम से भी जाना जाता है, ब्लीफेरोब्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है, काइनेटोसोम के नाम से भी जाना जाता है वो सारी सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर. क्योंकि इनका जो बेसिक आर्किटेक्चर आप देखोगे तो बेसल बॉडी में, सेंट्रोसोम में, सेंट्रियोल में, सीलिया में, फ्लैजला में काफ़ी हद तक सिमेट्री है वो देखने को मिलती है, सिमिलरिटी है वो देखने को मिलती है. तो इसको और भी कई नाम से इसको डेजिग्नेट किया जाता है, बेसल बॉडी के नाम से, बेसल ग्रेन्यूल के नाम से, ब्लीफेरोब्लास्ट के नाम से, काइनेटोसोम्स के नाम से. अब क्वेश्चन है कि सेल में इसकी पोजीशन कहाँ होगी, वेयर इट इज़ लोकेटेड इनसाइड ए सेल. तो जनरली क्या होता है कि प्रत्येक कोशिका में सेंट्रियोल की जो पोजीशन है वो केंद्रीय भाग में होती है, सेंट्रल पोजीशन होती है, केंद्र के निकट होती है. लेकिन सेल जब डिवाइड होती है या सेल जब डिफरेंशिएट हो जाती है तो कई बार ये रचना डिसलोकेट भी हो जाती है, यानी केंद्र से हट के दूसरी जगह विस्थापित हो जाती है.
तो कई कोशिकाओं में देखा है कि जो स्तंभाकार जो कोशिकाएं होती है उनमें जनरली ये एपिकल एंड्स में देखने को मिलेगी, कुछ कोशिकाओं में ये एक्सेल पोर्शन में भी देखने को मिलती है, लेकिन नॉर्मली 99% केस में सेंट्रियोल की जो पोर्शन है वो सेंट्रल प्रकार की होती है। इन सम केसेस इट इज एपिकल इन पोजिशन, इन सम केसेस इट इज एक्सियल इन पोजिशन। और सेल में इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है, क्योंकि सेल में दो ऑर्गेनेल हैं, एक तो गोल्जी बॉडीज और एक सेंट्रियोल, जिनके चारों ओर साइटोप्लाज्म जो होता है एकदम क्लियर होता है, उसमें कोई ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं, कोई रिजर्व बॉडीज नहीं पाई जाती है। तो गोल्जी बॉडी के चारों ओर का जो एकदम पारदर्शी जो साइटोप्लाज्म का जो जोन होता है उसको जोन ऑफ एक्सक्लूजन के नाम से जाना जाता है। इसी तरह सेंट्रियोल के चारों ओर का जो क्लियर साइटोप्लाज्म का जो जोन होता है उसको सेंट्रोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। सो देयर इज ए क्लियर जोन ऑफ साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रियोल विच इज कॉल्ड एज सेंट्रोस्फीयर। और सेंट्रोस्फीयर में क्या होगा, केवल हाइलोप्लाज्म जैसी स्ट्रक्चर है, इसमें कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, कोई राइबोसोम्स नहीं है, कोई एटीपी के मॉलिक्यूल्स नहीं है, कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, एकदम पूर्णतया पारदर्शी हेलो टाइप का जो एरिया होता है उस तरह का ये स्वच्छ कोशिका द्रव्य का क्षेत्र होता है इसके चारों ओर, जिसको सेंट्रोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो साइज है, आकार, साइज में वेरिएशंस देखने को मिलेगी। तो जनरली इसकी जो साइज है वो 0.3 से, इसकी जो लंबाई है 0.3 से 2 माइक्रोन तक ये लंबा होता है, और इसका जो डायमीटर है ये होता है लगभग 0.15 से 0.25 माइक्रोन तक। इसके अलावा जितने भी शुक्राणु जैसे होते हैं, अब शुक्राणु की जो पूंछ है वो सेंट्रियोल की बनी होती है, क्योंकि स्पर्मेटिड में तो ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है उसमें तो एक ही जैसे ये होता है, सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रियोल होता है, लेकिन जब डिवीजन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, तो दो तारकाएं बन जाते हैं, जिसमें एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है, एक डिस्टल सेंट्रियोल होता है। और डिस्टल सेंट्रियोल जो होता है वो शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करता है, और शुक्राणु की पूंछ उसकी बॉडी तुलना में काफ़ी लंबी होती है। तो यूँ कह सकते हैं कि सबसे लंबे जो सेंट्रियोल है या सबसे लॉन्गेस्ट जो सेंट्रियोल है वो शुक्राणु के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन ये नॉर्मल रेंज है साइज की, लंबाई 0.3 से 2 माइक्रोन और डायमीटर 0.15 से 0.25 माइक्रोन। अब इसकी बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक जो संरचना है, आर्किटेक्चर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इसकी जो रचना होती है वो गाड़ी के जैसे पहिए होते हैं, साइकिल के ताड़ी वाले जो पहिए होते हैं उस तरह की रचना होती है, इसलिए इसको कार्टव्हील मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। और सेल के जितने भी ऑर्गेनेल हैं उन सबको कोई न कोई निक नेम दिया जाता है, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं अपन, जैसे गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस का नाम दिया है, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री का नाम दिया है, लाइसोसोम को सुसाइड बे का नाम दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को कंट्रोलिंग सेंटर का नाम दिया है, पावर हाउस का नाम दिया है, न्यूक्लियस को कंट्रोलिंग सेंटर का नाम दिया है। तो यहाँ पर भी हर ऑर्गेनेल्स के कोई न कोई मॉडल है, और इसका जो बेसिक जो पैटर्न है वो साइकिल के पहिए जैसा होता है। लेकिन इसकी जो बेसिक संरचना है उसके अंदर 3 मुख्य कंपोनेंट्स हैं, 3 मुख्य इसके अंदर भाग हैं। पहला कंपोनेंट तो है इसमें माइक्रोट्यूबुल, फर्स्ट स्ट्रक्चर और फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज माइक्रोट्यूबुल। इसके जो सेकंड जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है ये होती है इसमें लिंकर या संयोजी रचनाएं, और तीसरी जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इसमें वो होती है इसमें कार्टव्हील स्ट्रक्चर या पहिए की जैसी रचना, कार्टव्हील स्ट्रक्चर। इसके अलावा एसोसिएटेड रचना और होती है जो सेंट्रियोल के बाहर उपस्थित होती है, उसको मैं इसके बाद में मैं चर्चा करूंगा। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गए एक सेंट्रियोल के। पहला जो पार्ट है दैट इज माइक्रोट्यूबुल, सेकंड पार्ट इसमें हो गया लिंकर, और तीसरा पार्ट इसमें हो गया कार्टव्हील स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले माइक्रोट्यूबुल्स कैसी होती है इसमें मैं
आपसे चर्चा करूँगा। अब ये पोरीज की जो बाउंड्री है ये माइक्रोट्यूबुल्स के नाम से जानी जाती है, और माइक्रोट्यूबुल जो होती है ये ट्रिपलेट की बनी होती है। टोटल इसमें 9 ट्रिपलेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ट्रिपलेट नाम इसलिए दिया है कि इस एक रचना में 3 सब ट्यूबुल्स हैं या सब यूनिट्स हैं, जिसको ए भीतर वाली को ए के नाम से डेजिग्नेट करेंगे, बीच वाली को बी के नाम से, बाहर वाली को सी के नाम से। तो ये 9 ट्रिपलेट की बनी हुई है, यो मान के चलिए। और इन ट्रिपलेट के बीच का जो खाली स्थान है ये इलेक्ट्रॉन डेंस सब्सटेंस के द्वारा भरा हुआ रहता है। तो वैसे देखें तो ये कोई पाइप की जैसी रचना है, पाइप की जैसी रचना है, और उसकी परिधि में 9 ट्रिपलेट्स प्रेजेंट हैं। और ट्रिपलेट के बीच का जो खाली स्पेस जो होता है, खाली जगह होती है, वो इलेक्ट्रॉन डेंस सब्सटेंस के द्वारा भरा हुआ रहता है। द इंटरवेनिंग स्पेस इज फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन डेंस सब्सटेंस। अब इसमें भीतर वाली जो सब ट्यूबुल्स है इसको ए के नाम से डेजिग्नेट करेंगे, बीच वाली को बी के नाम से डेजिग्नेट करेंगे, और आउटर मोस्ट जो है इसको सी के नाम से डेजिग्नेट करेंगे। अब ये जो ट्रिपलेट की जो सब यूनिट्स हैं इसके अंदर भी सब फाइबर्स पाए जाते हैं। तो एक सब यूनिट के अंदर 13 सब फाइबर्स हैं, और इस एक यूनिट की जो डायमीटर है ये लगभग 250 एंगस्ट्रॉम है। इसकी भित्ति की मोटाई 45 एंगस्ट्रॉम है, और इसकी एक ये जो सब यूनिट है इसकी मोटाई 40 से 45 एंगस्ट्रॉम होती है। अब ए सब यूनिट जो होती है इसके अंदर ये 13 ग्लोबोज यूनिट है, 13 गोलाकारी इसके अंदर इकाइयाँ हैं। इसको मैंने नंबर में डेजिग्नेट किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसी तरह बी जो सब फाइबर्स हैं इसके अंदर 10 यूनिट्स हैं, लेकिन ए और बी के बीच में 3 का साझा है, 3 की शेयरिंग है, इसलिए काउंटिंग करोगे तो इसमें भी 13 ही आएगी, क्योंकि 10 तो इसकी बी की खुद की होगी, और ये 3 4 5 जैसे कॉमन है इसमें साझा हो रहा है, तो इसमें काउंट करोगे तो ये काउंटिंग 13 आएगी। इसी तरह सी जो होता है इसमें खुद की ये 10 गोलाकार इकाइयाँ हैं, और यहाँ पर भी 3 का साझा है, साझा होने से इसमें भी टोटल काउंटिंग है वो 13 ही आएगी। तो वैसे देखें तो ए के अंदर 13 गोलाकार सब यूनिट्स हैं, बी के अंदर 10 है, सी के अंदर 10 है, लेकिन ए और बी के बीच में 3 का साझा है। इसी तरह बी और सी के बीच में भी 3 का साझा है, और इन कॉमन वाली को जब काउंट करोगे तो प्रत्येक के अंदर काउंटिंग है वो 13 ही आएगी। अब ए जो ये सब ट्यूबुल्स हैं इसकी आकृति गोलाकार होती है, बी और सी जो है ये सी के आकार की है या थोड़ी कंप्रेस्ड है। जैसे मान लीजिए कोई गोल गुब्बारा हो और उस गोल गुब्बारे में आप हाथ से थोड़े जैसे पंच करो तो वो क्या होगा, थोड़े सेम के बीज के जैसा जैसे दब जाएगा, जैसे किडनी की जैसे आकृति होती है, ये जो वोमन कैप्सूल की जैसे आकृति होती है, प्लीहा की आकृति होती है अपने, तो भीतर वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा दब जाएगा, दब जाने से इसकी आकृति है वो कप शेप हो जाएगी या सी के आकार की हो जाएगी। तो यहाँ पर ए जो सब यूनिट है ये तो पूर्णतया स्फेरिकल टाइप की है, लेकिन बी और सी जो होती है ये कप शेप होती है या सी के आकार की होती है। तो ये तो इसका पहला पार्ट हो गया माइक्रोट्यूबुल्स। तो पूरी जो परिधि है 9 ट्रिपलेट की बनी है, प्रत्येक ट्रिपलेट के अंदर 3 सब यूनिट हैं, सब यूनिट ए, सब यूनिट बी, सब यूनिट सी, और सब यूनिट की जो भित्ति होती है इसके अंदर फिर स्फेरिकल यूनिट्स और पाई जाती है। ए के अंदर 13 सब यूनिट हैं, बी में 10 हैं, सी में 10 है, लेकिन ए और बी इसमें 3 की शेयरिंग है। इसी तरह बी और सी के बीच में भी 3 की शेयरिंग है, इसलिए टोटल काउंटिंग जब करोगे तो काउंटिंग सब के अंदर 13 ही आएगी। सेकेंड कंपोनेंट दैट इज लिंकर। लिंकर वो संयोजी रचनाएं होती है जो माइक्रोट्यूबुल्स की इन सब यूनिट को आपस में कनेक्ट करती है। अब इस डायग्राम आप देख रहे हो, ए सब यूनिट सी से जुड़ी है, सब में ए है वो सी से जुड़ी है, ए सी से जुड़ी है, ए सी से जुड़ी है। तो इस तरह का जो संयोजी होता है इसको ए सी लिंकर के नाम से जाना जाता है। इट इज डेजिग्नेटेड एज ए सी लिंकर। तो यहाँ पर टोटल
नो एसी लिंकर होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट सेल्स में, कुछ सेल्स के अंदर ए लिंकर भी पाया जाता है, ये एक्सेप्शंस के रूप में है। सो इन सम सेल बिसाइड एसी लिंकर सी लिंकर ऑल्सो प्रेजेंट। तो कुछ कोशिकाओं में सी प्रकार का संयोजी जो होता है ये भी देखने को मिलेगा, सी लिंकर। कुछ कोशिकाओं में ए लिंकर भी पाया जाता है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है बहुत ही रेयर होती है, सर्टेन सेल्स में ही पाई जाती है, सभी सेल्स में ये रचना नहीं मिलेगी। नॉर्मली तो क्या होता है, ए और सी को जोड़ने वाला जो कनेक्टिव है, लिंकर है, वही देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ पादप कोशिकाओं में ए लिंकर भी पाया जाता है, सी लिंकर भी पाया जाता है। तो सेकंड इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये हो गया लिंकर, और जनरली एसी लिंकर देखने को मिलेगा, लेकिन एसी के अलावा ए लिंकर भी देखने को मिलता है, सी लिंकर भी देखने को मिलता है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इसमें, दैट इज कार्टविल स्ट्रक्चर, और इसका जो इंटीरियर जो पोर्शन है ये आप देख रहे हो साइकिल के पहिए के जैसे, इसलिए इसको कार्टविल का नाम दिया है। कार्ट मतलब बैलगाड़ी जो होती है, बैलगाड़ी के पहिए। अब प्रत्येक सेंट्रियोल में क्या होगा, सेंटर में एक छोटी ग्रेन्यूल्स होती है, इसको सेंट्रल रॉड के नाम से भी जाना जाता है, इसको हब के नाम से भी जाना जाता है। हब मीन्स धुरी, तो इसको केंद्रीय छड़ के रूप में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको सेंट्रल हब के रूप में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये जो केंद्रीय जो छड़ होती है, इससे 9 ताड़ियां निकलती हैं, 9 ताड़ियां, ये देख रहे हैं आप, 9 ताड़ियां इसके अंदर निकल रही है। और प्रत्येक ताड़ी जो होती है ये ए यूनिट के द्वारा कनेक्टेड है। ईच स्पाइक इज कनेक्टेड टू ए सबट्यूबुल। तो 9 रेडियल स्पॉक इस सेंट्रल हब से निकलती है और वो ए सब यूनिट के साथ कनेक्ट रहती है। लेकिन ए से जुड़ने से पहले इस प्रत्येक कार्डीय ताड़ी में एक गांठ के समान रचना पाई जाएगी। यहाँ पर इसको मैं नीले कलर में जैसे रिप्रेजेंट किया है, ये देख रहे हो आप, ये नोडुलेटेड पार्ट है, ये नोडुलेटेड पार्ट है, ये नोडुलेटेड पार्ट है, ये नोड है, और ये जो रचनाएं होती है इनको एक्स कणिकाओं के नाम से, एक्स ग्रेन्यूल्स के नाम से जाना जाता है। तो 9 इसके अंदर, और ये ताड़ियाँ हैं, 9 ही इसके अंदर एक्स ग्रेन्यूल्स हैं, एक्स कणिकाएं हैं, वो पाई जाती है। अब 2 एक्स के बीच में, 2 एक्स के बीच में एक और ग्रेन्यूल्स और पाई जाती है, जिसको वाई ग्रेन्यूल्स के नाम से, वाई कणिका के नाम से जाना जाता है। तो ये जो पार्ट है, दिस इज वाई ग्रेन्यूल्स, और यहाँ पर एक्स और वाई आपस में भी इंटरकनेक्टेड है। तो 2 एक्स के बीच में एक वाई है, या 2 वाई के बीच में एक एक्स है, और ये आपस में एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई इस तरह के संयोजी के द्वारा जुड़ी रहती है। अब ये रचना आप देख रहे हो, पूरे एक साइकिल के पहिए के जैसे दिखाई दे रही है, इसलिए इसको कार्टविल मॉडल के नाम से, कार्टविल स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। तो ये तो एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है एक सेंट्रियोल का। अब कई बार क्या होता है, इस सेंट्रियोल की परिधि में कुछ विशेष रचनाएं और पाई जाती है। सम स्पेशल स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट अराउंड द पेरीफेरी ऑफ द सेंट्रियोल which are called as accessory structures। तो कोशिकाओं में कई प्रकार की ये सहायक रचनाएं देखने को मिलती है। इसमें 2 रचनाओं में आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा। एक रचना तो है सैटेलाइट कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट स्ट्रक्चर इज सैटेलाइट कॉम्प्लेक्स, और सेकंड जो स्ट्रक्चर है दैट इज सेंट्रियोलर सैटेलाइट कॉम्प्लेक्स। और ये जो रचनाएं होती है ये सी कुकम्बर के सेंट्रियोल में पाई जाती है, कुकुमेरिया के उसके अंदर पाई जाती है। तो यहाँ पर जो सैटेलाइट जो स्ट्रक्चर्स है ये सी कुकम्बर के अंदर देखने को मिलेगी। इट इज प्रेजेंट इन सी कुकम्बर, और सेंट्रियोलर सैटेलाइट जो स्ट्रक्चर है ये मिलती है कुकुमेरिया के अंदर। इट इज प्रेजेंट इन कुकुमेरिया। अब
सी कोकम्बर के सेटेलाइट कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, ये तो जैसे सेंट्रियोल है पूरा, ये व्हाइट लाइन में जो दिखाई ये नोड ट्रिपलेट यूनिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पूरी ये जो रचना है ये तो एक बेलनाकार रचना है, ये मान के चलो खोखला पाइप जैसे हो, खोखले पाइप के जैसी रचना है। और इसके परिधि में ये 9 स्फेरिकल यूनिट हैं, चारों ओर प्रेजेंट है। तो इस तरह की एक रिंग ये ऊपर प्रेजेंट होती है, इसी तरह की एक रिंग ये नीचे प्रेजेंट होती है, और ये गोलाकार इकाइयों की जो रिंग है ये रिंग किस नाम से जानी जाएगी, सैटेलाइट कॉम्प्लेक्स के नाम से। ये स्ट्रक्चर उसी तरह ही है जैसे मान लीजिए आपका हाथ है, ये मान लीजिए सेंट्रियोल है, सपोज आपका हाथ सिलिंड्रिकल है और आपने हाथ के अंदर 9 मालाओं की 9 मणियों से बना हुआ कोई ब्रासलेट पहन लिया। हाथों में ब्रासलेट पहनती है अपन, रुद्राक्ष के मणियों का पहनते हैं और कोई स्टोन का जैसे पहनते हैं। तो 9 मणियों का जैसे आपने कोई ब्रासलेट पहन लिया, एक पहन लिया, फिर इसके बाद एक दूसरा और पहन लिया। अब आपके हाथ में 2 ब्रासलेट है 9 मणियों का बना हुआ। तो ये एक तरह से ब्रासलेट टाइप की स्ट्रक्चर है, एक ब्रासलेट ऊपर है, एक ब्रासलेट नीचे है, और इस तरह की जो रचनाएं होती है ये सैटेलाइट कॉम्प्लेक्स के नाम से जानी जाती है, और सी कोकम्बर के अंदर ये देखने को मिलती है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट एसएससी स्ट्रक्चर है दैट इज सेंट्रियोल विथ सैटेलाइट कॉम्प्लेक्स। इसको सेंट्रियोलर सैटेलाइट कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाएगा, और ये कोकोमेरिया के अंदर पाया जाता है। अब इसकी जो रचना है ये इससे थोड़ी डिफरेंट है। अब ये कोकोमेरिया का जैसे सेंट्रियोल दिखाया है, इसके अंदर वही ये 9 ट्रिपलेट हैं। अब यहाँ क्या होगा, इस ट्रिपलेट का जो बी सब फाइबर जो होता है, बी सब ट्यूबुल जो होती है, उससे एक फिलामेंट निकलता है, रेडियल एक फिलामेंट निकलता है, और इस रेडियल फिलामेंट का आगे वाला जो भाग है ये गांठदार हो जाता है, इसको बोलते हैं डेंस नोड। और इस डेंस नोड से फिर 2 स्पाइक निकलती है वी शेप। ये स्पाइक फिर क्या होगी, बाहर एक मार्जिनल मेम्ब्रेन होती है, मार्जिनल रिंग होती है, इससे जुड़ी रहती है। तो इस तरह की रचना पूरी 9 ट्यूबुल्स के अंदर देखने को मिलेगी। ये 1 नंबर स्ट्रक्चर, ये 2 नंबर, इसी तरह 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। तो पूरी सेंट्रियोल में क्या होगा, चारों तरफ बी जो साइ फाइबर है उससे एक स्पाइक्स निकलती है, स्पाइक का टर्मिनल एंड है वो नोडुलेटेड हो जाता है, और उस नोडुलेटेड स्ट्रक्चर से फिर वी के आकार की 2 फिलामेंट और निकलते हैं, और ये वी के आकार के फिलामेंट चारों ओर से मार्जिनल मेम्ब्रेन के द्वारा ये कनेक्ट रहते हैं। तो ये रचना जो है ये कहलाती है सेंट्रियोलर सैटेलाइट कॉम्प्लेक्स, और कोकोमेरिया के स्वयं में ये पाई जाती है, कोकोमेरिया के तारेकाई जो होता है उसके अंदर ये पाई जाती है। तो ये तो एक इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल। अब इसकी 2 रचनाएं, 2 इसके पॉइंट और मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एक तो इसका केमिकल कंपोजिशन, और इसके बाद में इसके द्वारा संपादित होने वाले कार्य। केमिकल कंपोजिशन। अब केमिकल कंपोजिशन में एक तो एटीपीएज एंजाइम जो होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज, इस एंजाइम की इसके अंदर बहुलता पाई जाती है, एटीपीएच। इसके अलावा इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन, जितनी भी कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर होगी, जितनी भी माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगी, उसके अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन्स जरूर पाया जाएगा। इसके अलावा इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। इसमें भी सीधा बेसिक कंसेप्ट है, सेल की जिन रचनाओं में डिवीजन होता है उन सभी रचनाओं में डीएनए जरूर पाया जाएगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में डिवीजन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट में डिवीजन होता है, क्लोरोप्लास्ट में डीएनए प्रेजेंट है। केंद्रक में डिवीजन होता है, केंद्रक में डीएनए प्रेजेंट है। सेंट्रोसोम में डिवीजन होता है, इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है। तो सेल की जिन स्ट्रक्चर्स में डीएनए प्रेजेंट होगा तो उसमें आप याद रखो उसके अंदर विभाजन की कैपेसिटी भी होती है, उसके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी भी होती है। और डीएनए जहां मिलता है वहां पर थोड़ा बहुत रेप्लिकेशन भी पाया जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन भी पाया जाएगा।
तो यहाँ पर डीएनए तो है ही मेन कंपोनेंट, डीएनए के अलावा इसमें कुछ मात्रा राइबोन्यूक्लिक एसिड की पाई जाती है। तो ये 4 इसके अंदर केमिकल्स हैं, ATPase, ट्यूबुलिन प्रोटीन, डीएनए और आरएनए। अब लास्ट में इसके द्वारा संपादित कार्य, मेन फंक्शंस ऑफ सेंट्रियोल है। अब चूंकि सेंट्रियोल जो है ये कोशिका के विभाजन से संबंधित होता है, इट इज एसोसिएटेड विथ सेल डिवीजन, इसलिए प्रत्येक तारकाय का इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं दैट इज सेल डिवीजन, इट प्ले ए वाइटल रोल इन सेल डिवीजन। यदि कोशिका से तारकाय को रिमूव कर दे तो वो सेल विभाजन की क्षमता को खो देती है, उसके अंदर डिवीजन नहीं पाया जाता है। सो इस मेन फंक्शन इज पार्टिसिपेशन इन सेल डिवीजन। इसके अलावा जो प्रोटोजोआ के जो सिलिएटेड एनिमल्स हैं लाइक पैरामीशियम, फ्लैजिलेटेड एनिमल्स हैं जैसे यूग्लिना, इसके अलावा अपनी बॉडी में ब्रूस बॉर्डर्स भी पाए जाते हैं कुछ सेल्स में, जो सेल सीक्रेटरी नेचर की होती है, जो सेल अवशोषी प्रकृति की होती है जिसके अंदर मूवमेंट करनी पड़ती है, जैसे नजल एपिथेलियम की सेल है इसके अंदर जैसे सीलिया की बॉर्डर पाई जाएगी। इसी तरह नेफ्रॉन की जो सेल्स हैं उसमें सीलिया की बॉर्डर्स पाई जाएगी। इंटेस्टाइन की जो सेल्स है उसके अंदर ये सेल्स पाई जाती है। इसके अलावा यूग्लिना है ये आपका जो पैरामीशियम है। तो जितने भी सिलिएटेड एनिमल्स हैं, जितने भी फ्लैजिलेटेड एनिमल्स हैं, जितने भी सिक्रेटरी सेल्स हैं, अवशोषण करने वाली सेल्स हैं, उनमें सीलिया और फ्लैजिला की जो उत्पत्ति होती है वो इस सेंट्रियोल के द्वारा ही होती है। सो इट प्ले ए मेन रोल इन द origin and development of flagella and cilia। तो कोशिका में सीलिया और कसाभिका की जो उत्पत्ति है वो तारकाय के द्वारा ही होती है। और इसके अलावा जो मेल गैमीट जो होता है शुक्राणु, अब कुछ शुक्राणु होते हैं जिसमें पूंछ नहीं पाई जाती है, जैसे एस्केरिस का स्पर्म है। एस्केरिस के स्पर्म में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल तो है लेकिन डिस्टल सेंट्रियोल नहीं होता है। डिस्टल सेंट्रियोल नहीं होता है तो उसके अंदर फ्लैजिलम की फॉर्मेशन नहीं होती है, टेल की फॉर्मेशंस नहीं होती है। लेकिन एस्केरिस के अलावा और जो एनिमल्स हैं उनमें जो शुक्राणु होते हैं वो कसाभिका वाले होते हैं, पूंछ वाले होते हैं। कुछ में सिंगल पूंछ होती है वो मोनोफ्लैजिलेट स्पर्म्स कहलाएंगे, कुछ में 2 पूंछ होती है वो बाइफ्लैजिलेट स्पर्म्स कहलाएंगे, कुछ में 4 पूंछ भी होती है वो क्वाड्रीफ्लैजिलेट स्पर्म्स कहलाएंगे। तो शुक्राणु की फ्लैजिला जो होती है, शुक्राणु की जो पूंछ है उसका निर्माण इस सेंट्रियोल के द्वारा ही होता है। तो स्पर्म टेल या स्पर्म फ्लैजिलम इज फॉर्म्ड विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रियोल। तो ये एक बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही संक्षेप में एक शॉर्ट नोट्स के रूप में ये ऑर्गेनेल मैंने आपसे शेयर किया है, इसकी स्ट्रक्चर, इसका केमिकल कंपोजिशन और इसका फंक्शंस। एक बार मैं इसको फिर शॉर्ट में आपको रिवाइव कर लूँ। इट्स स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ 3 मेन कंपोनेंट, माइक्रोट्यूबुल, लिंकर एंड कार्टविल स्ट्रक्चर्स। माइक्रोट्यूबुल है ये 9 ट्रिपलेट की बनी होती है। 9 ट्रिपलेट एक रेगुलर इंटरवल से प्रेजेंट होते हैं और ट्रिपलेट के बीच का जो खाली जो स्थान होता है ये इलेक्ट्रॉन डेंस सबस्टेंस से भरा रहता है। प्रत्येक ट्यूबुल है वो सब फाइबर्स की बनी हुई है। इनर वाली को ए के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे, बीच वाली को बी के नाम से, आउटर वाली को सी के नाम से। और इन के अंदर भी 13 ग्लोबुलर सब यूनिट्स हैं। ए यूनिट में 13 ग्लोबुलर है, बी में 10 हैं, सी में 10 है। लेकिन ए और बी के बीच में 3 की शेयरिंग होती है, बी और सी के बीच में 3 की शेयरिंग होती है, इसलिए टोटल काउंटिंग जो करोगे तो 13 आएगी। ए सब यूनिट है ये स्पेरिकल है या वर्ताकार है, बी और सी जो होती है ये सी के आकार की होती है। इसके अलावा सेकंड स्ट्रक्चर इसमें लिंकर है। तो जनरली ए सब यूनिट सी से कनेक्ट होती है, इसको ए सी लिंकर के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन कुछ सेल में सी सी लिंकर भी पाया जाता है, ए लिंकर भी पाया जाता है। और बीच का जो पार्ट है ये पहिए जैसा होता है, इसको कार्टविल स्ट्रक्चर के नाम से। और इसके सेंटर में एक सेंट्रल रोड होगी जिसको हब बोलेंगे। इस हब से 9 रेडियल स्पाइक्स निकलती है जो ए के साथ कनेक्ट रहती है। और प्रत्येक स्पाइक में ए से जस्ट पहले नोडुलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं
जिसको एक्स ग्रेन्यूल्स के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे, और दो एक्स के बीच में वाई ग्रेन्यूल्स हैं, ये भी आपस में इंटरकनेक्टेड रहती है। तो एक्स वाई टाइप का बेसिक पैटर्न है वो देखने को मिलेगा। और केमिकल्स में ATPase, ट्यूबुलिन, DNA, RNA। फंक्शंस में सेल डिवीजन, सीलिया और स्पर्म की फॉर्मेशन। तो ये इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है एक नट सेल में। अब इसी स्ट्रक्चर से सीलिया बनती है, इसी से फ्लैजिला बनती है। कि यहाँ पर इसका जो ऑर्गेनाइजेशन ये तो 9+0 प्रकार का है, लेकिन सीलिया और फ्लैजिला की जो रचना है वो 9+2 प्रकार की होती है, और इनकी उत्पत्ति भी सेंट्रियोल से होती है। तो इसका सेकंड जो पार्ट है सीलिया और फ्लैजिला वो मैं आपसे शेयर करूँगा। अब सेंट्रोसोम से बनने वाली जो विशेष रचनाएं हैं उसमें जैसे युग्लिना है, उसमें फ्लैजिला पाई जाती है, पैरामीशियम में सीलिया पाई जाती है। तो ये जितनी भी सीलियरी स्ट्रक्चर है, फ्लैजिलर स्ट्रक्चर्स है, इनकी उत्पत्ति भी सेंट्रियोल से ही होती है। लेकिन यहाँ पर इन रचनाओं को सेंट्रियोल नहीं बोलेंगे, यहाँ पर इन स्ट्रक्चर्स को बेसल ग्रेन्यूल के नाम से जाना जाता है, बेसल बॉडी के नाम से जाना जाता है, ब्लीफेरोब्लास्ट के नाम से जाना जाता है, काइनेटोसोम के नाम से जाना जाता है। तो सीलिया और फ्लैजिला की वैसे जो आर्किटेक्चर है वो तो सेम है, हिस्टोलॉजिकली इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, स्ट्रक्चर के रूप में भी इसमें कोई डिफरेंस है, बहुत थोड़े बहुत बेसिक डिफरेंस इसमें देखने को मिलेंगे, वो भी मैं यहाँ आपसे मैं शेयर करूँगा। तो एक जो सीलिया और फ्लैजिला जो होती है उसके अंदर 3 मुख्य भाग होते हैं। ये सीलिया और फ्लैजिला इज बेसिकली मेड अप ऑफ 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट है इसमें बेसल बॉडी या बेसल ग्रैन्यूल, जिससे सीलिया की उत्पत्ति हो रही है। सेकंड पार्ट जिसमें होगा सीलियरी शाफ्ट या फ्लैजिलर शाफ्ट, जो कोशिका के बाहर निकला हुआ रहता है। और तीसरी रचना इसमें होती है सीलियरी रूटलेट, जो कि बेसल बॉडी के साथ कनेक्टेड रहती है। तो एक जो सीलिया और फ्लैजिला है उसकी स्ट्रक्चर में ये 3 मेन पार्ट हो गए। फर्स्ट पार्ट इज बेसल बॉडी और ब्लीफेरोब्लास्ट, सेकेंड पार्ट इज सीलियरी शाफ्ट और फ्लैजिलर शाफ्ट, और थर्ड पार्ट हो गया सीलियरी रूटलेट। अब यहाँ पर जो बेसल बॉडी जो है, बेसल बॉडी की रचना एकदम तारकाय के जैसी होती है। इसमें वही परिधि में 9 माइक्रोट्यूबुल्स मिलेगी, लेकिन सेंट्रोसोम में अपन जो देखा कार्टविल टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है, वो कार्टविल टाइप की स्ट्रक्चर इस बेसल बॉडी में नहीं मिलेगी। केवल इसमें परिधि में 9 ट्रिपलेट पाई जाती है, और प्रत्येक ट्रिपलेट के अंदर वही 3 सब ट्यूबुल होती है, A सब फाइबर, B सब फाइबर, C सब फाइबर। लेकिन जो कार्टविल टाइप की जो स्ट्रक्चर है, रेडियल स्पोक्स है, वो इस बेसल बॉडीज में नहीं पाई जाती है। तो ये जैसे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया है एक पार्ट का, और ये ऑरिजिन पॉइंट है जहाँ से सीलिया या फ्लैजिला सेल के बाहर निकल रही है, उसके नीचे का ये जो पार्ट है ये बेसल बॉडी है। और इस बेसल बॉडी में केवल परिधि वाले जो 9 ट्रिपलेट हैं वही पाए जाएंगे। यानी जैसे मान लो सपोज ये मान लीजिए बेसल बॉडी है, और इस बेसल बॉडी में ये 9 ट्रिपलेट होंगे रेगुलर इंटरवल से प्रेजेंट, और इसके बीच का जो खाली स्पेस है ये होमोजेनस मैट्रिक्स के द्वारा या डेंस सब्सटेंस के द्वारा ये फिलअप रहता है, और रेगुलर इंटरवल से ये 9 ट्रिपलेट इसके अंदर ये प्रेजेंट रहती है। तो बेसल बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो तो इस तरह की होगी। अब इस बेसल बॉडी से ही फिर सीलिया निकलती है। तो सीलिया या फ्लैजिला वो पार्ट है जो सेल के बाहर निकला हुआ रहता है, सेल के बाहर प्रोट्रूड रहता है। तो सीलिया और फ्लैजिला की जो रचना है वो 9+2 प्रकार की होती है। ये एक सीलिया का क्रॉस सेक्शन दिखाया है। अब इसमें आप देख रहे हो कि परिधि में 9 ट्रिपलेट हैं, इसमें ट्रिपलेट नहीं है, डबलेट है। इसमें जो जो सब ट्यूबुल है वो यहाँ पर इनकम्प्लीट है। यहाँ पर A सब ट्यूबुल प्रेजेंट है, B सब ट्यूबुल प्रेजेंट है, और C सब ट्यूबुल है वो इसके अंदर अनुपस्थित होती है। लेकिन C के स्थान पर इसमें डाइनिन की भुजाएं पाई जाती है। एक तो आउटर आर्म, एक इनर आर्म। आउटर आर्म है ये थोड़ी बड़ी होती है,
इनर आर्म ये थोड़ी छोटी होती है। इसके अलावा सेंट्रियोल में जहाँ पर बीच में एक केंद्रीय छड़ थी, केंद्रीय छड़ से 9 ताड़ियाँ निकल रही थी, अब यहाँ पर केंद्रीय छड़ के स्थान पर क्या होगा, 2 ये सब ट्यूबुल्स हैं और प्रत्येक सब ट्यूबुल में वही 13 गोलाकार यूनिट है। जिस तरह तारेकाइमेन मैंने आपको बताई थी, ए के अंदर 13 है, बी के अंदर 10 है, सी में 10 है, तो ए में जिस तरह 13 स्फेरिकल सब यूनिट होती है, उसी तरह इन स्ट्रक्चर में भी 13 सब में सब यूनिट होती है। तो 9 यूनिट तो ये परिधि में होगी, 2 यूनिट ये सेंटर में होगी, इसलिए इसकी रचना कैसी है, 9+2 टाइप की। और सेंटर वाली जो ये सब ट्यूबुल्स हैं, ये आपस में एक कनेक्टिव के द्वारा ये जुड़ी रहती है और इसके चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसको इनर शीथ बोलते हैं। इसी तरह इस पूरी सीलिया के चारों ओर भी एक आवरण पाया जाता है, उसको आउटर शीथ का नाम अपन दे सकते हैं। जैसे पूरी सीलिया के चारों ओर ये इस तरह का भी एक आवरण है, इस आवरण को आउटर शीथ का अपन नाम दे सकते हैं। तो इस फिगर में दिखाया, आप देख रहे हो आउटर शीथ। आउटर शीथ के नीचे ये जो रेड कलर में ये 9 परिधि वाली यूनिट्स हैं। इसके बाद इनर शीथ हरे रंग में जो दिखाई है और बीच में ये 2 सब यूनिट्स हैं। तो यहाँ पर 9+2, तो सीलियरी शाफ्ट में तो क्या होगा, जितनी भी यूनिट है इसके अंदर 13 गोलाकार इकाइयाँ पाई जाएगी। लेकिन ऑरिजिन पॉइंट के नीचे जो बेसल ग्रेन्यूल वाला जो पार्ट है, इसमें सेंट्रल वाली ये 2 एब्सेंट होती है और केवल परिधि में 9 ट्रिपलेट पाई जाती है और प्रत्येक ट्रिपलेट की रचना वैसी है जैसी तारेकाई में होती है। यानी यहाँ पर ए है, बी है, सी है, ए के अंदर 13 गोलाकार यूनिट है, बी में 10 हैं, सी में 10 हैं, ए और बी के बीच में 3 का साझा है, बी और सी के बीच में 3 का साझा है। तो ये एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। अब क्वेश्चन है कि क्या बेसल बॉडी और सीलिया एक दूसरे से कंटिन्यूसली जुड़ी है? क्या बेसल बॉडी और सीलिया के बीच में कोई खाली अंतराल होता है, या बेसल बॉडी और सीलिया के बीच में कोई प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं क्या? तो अलग अलग एनिमल्स में, अलग अलग प्लांट्स में इसमें वेरिएशंस देखने को मिलती है। यहाँ पर 3 एग्जाम्पल मैं कोट कर रहा हूँ। एक तो जैसे प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है, इधर ये मॉलस्का का एग्जाम्पल है, इधर ये टेट्राहाइमीना का एग्जाम्पल है। तो प्रोटोजोन्स में अपन देखते हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि बेसल बॉडी और सीलिया, इसके बीच में डेंस मटेरियल है वो फिलअप रहता है। ये बेसल बॉडी है, ये सीलियरी शाफ्ट है और इन दोनों के बीच में एक डेंस मटेरियल का एक पैकिंग टाइप का आवरण है वो देखने को मिलेगा। मोलस्का के अंदर ये थे अपन देखें तो यहाँ पर बेसल बॉडी और सीलियरी शाफ्ट, इसके बीच में खाली स्पेस है, डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, बीच में इंटरवेल है। और टेट्राहाइमीना के केस में आप देखो तो ये जैसे बेसल बॉडी, ये सीलियरी शाफ्ट, ये बीच के अंदर डेंस मटेरियल, और सीलियरी शाफ्ट होती है वो बेसल बॉडी के अंदर भी पेनिट्रेट रहती है। तो ये वेरिएशन जो होती है वो देखने को मिलेगी। लेकिन बेसिक जो ऑर्गेनाइजेशन है बेसल बॉडी का, सीलियरी बॉडी का, इसमें सेंट्रियोल का, वो लगभग सेम होता है। तो ऐसा मानते हैं कि सेंट्रियोल से ही बेसल बॉडी की उत्पत्ति हुई है, बेसल ग्रेन्यूल की उत्पत्ति हुई है और इस बेसल ग्रेन्यूल से ही सीलिया और फ्लैजेला की उत्पत्ति हुई है। लेकिन सेंट्रियोल की रचना में 9 ट्रिपलेट, बीच में कार्टविल स्ट्रक्चर, बेसल ग्रेन्यूल में 9 ट्रिपलेट होते हैं, सेंटर में कोई कार्टविल स्ट्रक्चर नहीं होती है। और सीलिया के अंदर परिधि में 9 ट्रिपलेट की बजाय 9 डबलेट होते हैं। लेकिन बीच सब फाइबर से 2 अतिरिक्त भुजाएं निकली रहती है, एक्स आर्म, आउटर आर्म और इनर आर्म, और इसके अंदर बीच में 2 सब ट्यूबुल्स भी पाई जाती है। तो सीलिया और फ्लैजेला की जो रचना है वो 9+2 टाइप की है, बेसल ग्रेन्यूल की रचना 9+0 टाइप की है और सेंट्रियोल की रचना 9 टाइप की है, लेकिन उसमें कार्टविल स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलती है। तो ये एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है एक सीलिया का और फ्लैजेला का। अब क्वेश्चन है कि सीलिया और फ्लैजेला में बेसिक डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं? तो स्ट्रक्चर की दृष्टि से देखें तो कोई फर्क नहीं है। सीलिया की रचना भी 9+2 टाइप की है, कसाबिका की रचना भी 9+2 टाइप की है, लेकिन कुछ बेसिक डिफरेंस इसमें देखने को मिलेंगे, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो सीलिया और फ्लैजेला में मूलभूत अंतर जो है वो क्या हो सकते हैं? ये जो अंतर है ये स्ट्रक्चरली नहीं है, ये जो अंतर है ये दूसरी टाइप के हैं। तो सीलिया और फ्लैजेला में डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं?
पहला डिफरेंस तो है कि सीलिया की जो संख्या होती है वो हजारों की संख्या में हो सकती है। जैसे आप पैरामीशियम की पूरी बॉडी पे देखो तो पूरी बॉडी में हजारों तरह की सीलिया है। तो यहाँ पर तो क्या होगा, सीलिया की संख्या नंबर इज ग्रेटर। और फ्लैजेला की जो संख्या होती है ये 2 से लेके 8 तक हो सकती है, 1 भी हो सकती है। शुक्राणु को जैसे देखो तो उसमें एक ही कसाबिका है, डाइनोफ्लैजलेट में 2 फ्लैजेला है, कई शुक्राणु में 2 कसाबिका पाई जाती है, पाइला के जैसे स्पर्म है, 4 फ्लैजेला वाले स्पर्म भी है। तो सीलिया की संख्या ज़्यादा होगी, कसाबिकाओं की संख्या कम होगी। एक तो ये बेसिक डिफरेंस है। इसके अलावा सीलिया जो होती है ये लंबाई में छोटी होती है, स्मॉलर इन साइज। यानी ये मान लीजिए पैरामीशियम है सपोज, तो पूरी पैरामीशियम की बॉडी पे हजारों सीलिया है, लेकिन ये सीलिया इस पैरामीशियम की तुलना में बहुत छोटी है। जबकि फ्लैजेला जो होती है ये कोशिका की तुलना में बड़ी होती है। सपोज ये मान लीजिए युगलिना है सपोज, तो युगलिना की जो कसाबिका है वो सीलिया की तुलना में बहुत लंबी होती है, सेल की तुलना में बहुत लंबी होती है। इसके अलावा एक डिफरेंस इसमें रिदमिसिटी का मिलता है, लयबद्धता का। तो यहाँ पर सीलिया जो है इसके अंदर 2 तरह की लयबद्धता पाई जाती है, एक तो सिंक्रोनस टाइप की और एक मेटाक्रोनस टाइप की। तो सिंक्रोनस टाइप में तो क्या होगा, जितनी भी सीलिया हैं वो एक साथ एक तरफ बेंड होती है। सपोज ये मान लीजिए 4 सीलिया है, 4 सीलिया एक तरफ बेंड होगी एक साथ, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। तो मान लो पैरामीशियम में सपोज एक साइड में 1000 सीलिया है तो सारी सीलिया एक साथ बेंड होगी। इस तरह की जो बेंडिंग है ये सिंक्रोनस के नाम से जानी जाती है। और मेटाक्रोनस में क्या होगा, एक एक सीलिया बेंड होती है। और ये घटना ठीक उसी तरह जैसे मान लीजिए आपके पास कंघी हो, बाल बाने की जो कंघी जो होती है, और उस कंघी में आप दांते पर अपने अंगूठे को यूँ चलाओ तो आप देखोगे एक एक दांता बारी बारी बेंड होता जाता है। तो जब एक एक सीलिया बारी बारी बेंड हो वो घटना कहलाती है मेटाक्रोनस रिदमिसिटी। जबकि युगलिना जो है इसके अंदर इंडिपेंडेंट है। इसमें मान लीजिए 2 कसाबिकाएँ हैं, 4 कसाबिकाएँ हैं, 6 कसाबिकाएँ हैं। तो इन सभी कसाबिकाओं में न तो मेटाक्रोनस रिदम देखने को मिलेगा, न ही इसके अंदर सिंक्रोनस रिदम देखने को मिलेगा। और जितनी भी सीलिया है, फ्लैजेला है, वो अपने हिसाब से स्वतंत्र रूप से वो उसके अंदर ये होती है। लेकिन इसमें इफेक्टिव स्ट्रोक जरूर देखने को मिलेगा, रिकवरी स्ट्रोक है वो जरूर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस हो सकते हैं एक सीलिया में और फ्लैजेला में। और फंक्शन इनका कई तरह का हो सकता है। मान लो शुक्राणु का एग्जाम्पल है तो ये स्पर्म को फ्लैजेलर मूवमेंट में हेल्प करती है। युगलिना पैरामीशियम है तो वहाँ पर ये पानी में वाटर करंट भी डेवलप करती है। भोजन को जब निगलना हो उसमें फूड करंट भी डेवलप करती है। इसके अलावा लोकोमोशन में भी सहायक होती है। तो वहाँ पर ये इनके ये कई तरह के मल्टी फंक्शंस हैं। तो ये एक नटसेल में सीलिया और फ्लैजेला की बेसिक आर्किटेक्चर्स। और इसी के साथ ये 2 एस्पेक्ट मैंने आपसे आज शेयर किए हैं, एक तो सेंट्रियोल की रचना और सेंट्रियोल से उत्पन्न होने वाली सीलिया और फ्लैजेला, इनकी बेसिक स्ट्रक्चर्स। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। डायग्राम पे भी क्वेश्चंस भी आते हैं, सीलिया और फ्लैजेला में डिफरेंस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, सेंट्रोसोम का जो सेक्शन है उस पर डायग्रामेटिक क्वेश्चंस आता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट को ध्यान में रखते हुए। और अपने व्याख्यान ये बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए मैं हाईली थैंकफुल टू यू। और मैं मेरी तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे कॉलेज की तरफ से आप सभी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच।